नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें पॉलिटी के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। और इससे पहले जो चैप्टर था वो था हमारा संविधान। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप चाहे कभी भी पॉलिटी पढ़ें, कम से कम वो बेसिक चीज है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जिन विद्यार्थियों ने वो चैप्टर पूरा अगर सुना होगा तो उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और आगे आप, ये एक नींव होती है शुरू की, कि कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी होती है। वो समझने के बाद में, जैसे सड़क बनाने में जोर आता है, एक बार सड़क बनने के बाद में उस पे गाड़ी बिल्कुल हवा की तरह दौड़ती है। तो वो जो सड़क निर्माण का काम है, वो काम चल रहा है ये। तो ये है। तो अब हम आपसे इसमें एक क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना है। क्वेश्चन आपका ये है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से मानी जाती है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब मानी जाती है। और ये किसी समय में और आज के समय में भी आरपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, पूरा उत्तर लिखिएगा कि कौन सा मास है, भाद्र मास है कि श्रावण मास है, कि उसका कौन सा पक्ष है, कौन सी आगे जो तिथि है वो कौन सी है, ये पूरा लिखना है। तो हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम हमारे संविधान में वर्णित अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन अधिकारों के प्रयोग और इनके संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। हमने संविधान की विशेषताओं को पिछले अध्याय में पढ़ा। हमारा संविधान लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है। यानी देश के केंद्र में कौन है? व्यक्ति है। यानी ये कह रहा है कि व्यक्ति से कौन बनता है? परिवार, परिवार से समाज और समाज से पूरा देश बनता है। यानी देश के सेंटर में कौन है? एक व्यक्ति है। तो देश का विकास कब संभव होगा? जब व्यक्ति का विकास होगा। तो हमारे संविधान में व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से चहुमुखी विकास के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार सरकार के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। तो सरकार के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। देखिए, सीधी सी भाषा में अगर बात करें कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट कोई सीधी सी भाषा में समझाऊं कि किसी व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते, एक मानव रूप में होने के नाते उसे जो अधिकार मिलने चाहिए वो क्या है? वो उसके मौलिक अधिकार हैं। अगर ये संविधान में नहीं भी लिखे हों, या आपने मान लीजिए कभी नहीं भी पढ़े, हालांकि ऐसा नहीं है, आपने पढ़े तो होंगे ही, पहले भी एग्जाम दिए होंगे, लेकिन अगर आपने ये नहीं भी पढ़े होते और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताइए, कि हाँ सर, एक व्यक्ति के क्या क्या मूल अधिकार होने चाहिए, तो आप कहोगे साहब व्यक्ति को फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की आजादी होनी चाहिए, कि वो कहीं भी आ जा सके, कहीं भी घूम फिर सके, कहीं भी वो अपना मकान बना सके, कहीं भी जमीन खरीद सके। कहा हाँ साहब बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि वो बोल सके, ऐसा नहीं हो कि बोलने पर ही प्रतिबंध है कि साहब नहीं आप आवाज ही नहीं निकाल सकते। कहा हाँ साहब बिल्कुल ये भी होना चाहिए। क्या साफ हवा लेने का उसको अधिकार नहीं होना चाहिए, कि स्वच्छ वायु ले? कि साहब बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। एक अच्छे माहौल के लिए क्या उसका अधिकार नहीं होना चाहिए? कि साहब बिल्कुल होना चाहिए। क्या जीने का अधिकार ये नहीं होना चाहिए? कि साहब बिल्कुल होना चाहिए। और जीने का अधिकार भी केवल जीना ही जीना नहीं होता, जीने के साथ में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी क्या नहीं होना चाहिए? कि साहब बिल्कुल होना चाहिए। ये सब है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की इतनी अच्छी व्याख्या किया बनाने वालों ने, कि बड़े अच्छे से इनको उन्होंने व्याख्यायित करके लिखा है कि एक मनुष्य को, और अभी भी इसमें जैसे कई बार नई चीजें ऐड की जाती है। अब जैसे बच्चों की शिक्षा का अधिकार था, वो आर्टिकल 21 का है, उसमें बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कर दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका अधिकार है अब ये, कि उनको क्या मिले? बेसिक शिक्षा, जो बेसिक जो शिक्षा है 8वीं क्लास तक उनको प्राथमिक शिक्षा मिले। ये उन बच्चों का अधिकार है। आगे और कभी भविष्य में कोई नई चीज आएगी कि साहब ये भी मूल अधिकार होना चाहिए, तो उसको भी ऐड किया जाएगा। तो व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से चहुमुखी विकास, विकास डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है। शब्द नहीं, शब्द। अभी कई बच्चे कहेंगे सर आप शब्द को शब्द बोल रहे हो, तो शब्द है ना, शब्द होता है, बोलचाल में निकल जाते हैं। अब इसमें देखिए, आप बाल विकास पढ़ते हो। बाल विकास के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आती है वृद्धि और दूसरा आता है विकास, ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? केवल बाह्य परिवर्तन आपको दिखाई देता है। ये बाल विकास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है। लास्ट जो रीड थी उसमें ये बाल विकास के वीडियो बनाए थे, और आपने भी अब तक तो पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा खुद भी। ग्रोथ क्या होता है? जिसमें हमें केवल बाह्य परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं, यानी केवल भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा पौधा है, आपने इसमें रोज खाद पानी दिया, अब ये थोड़े दिन और बड़ा हुआ, एक सप्ताह बाद में इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। वो परिवर्तन कैसा है? वो भौतिक परिवर्तन है, वो बाह्य परिवर्तन है। एक छोटा बच्चा है 5 साल का, आप उसको 2-4 साल बाद में देखिए, फिर और लंबा दिखेगा, फिर और 2-4 साल बाद देखिए, फिर और लंबा दिखेगा वो। तो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है उसको कहते हैं ग्रोथ। कई बार बच्चे लंबे नहीं होते मान लो, तो डॉक्टर क्या कहता है? इस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी ये बच्चा लंबा नहीं हो रहा। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक बड़ा शब्द है, एक ब्रॉड शब्द है, इसमें वर्दीर, इसमें सब कुछ आता है, और विकास पूरे जीवन भर चलता है। वृद्धि जो होती है उसकी एक लिमिट होता है कि अच्छा 18-20 साल तक जो है वो लंबाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, हड्डियों का विकास होगा। विकास जो है वो एक प्रकार से मानसिक रूप से संबंधित है। विकास पूरे जीवन भर चलता है, व्यक्ति का पूरे जीवन भर सीखता है वो। तो कई बार आप देखते हैं कि कई कुछ लोग जो हैं वो आयु जैसे मान लो किसी की 40 साल भी होगी, किसी की 50 भी होगी, लेकिन उनके दिमाग का विकास नहीं हुआ। वो जैसे पहले थे बचपन में वो आज भी वैसे ही हैं वो। विकास एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़ा शब्द है। तो व्यक्ति का चहुमुखी विकास होना चाहिए, चाहे वो नैतिक रूप से हो, एथिकल हो, बौद्धिक, उसका बौद्धिक रूप से विकास, उसका आईक्यू लेवल, आध्यात्मिक रूप से। हर व्यक्ति एक आध्यात्मिक संतुष्टि चाहता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे जीवन में कोई भी परेशानी हो, या कोई भी, अगर मैं एक बार मेरे जो भी इष्ट देव हैं मैं एक बार उनका नाम ले लूं कि हाँ हाँ हे भगवान ऐसा ऐसा, और हिम्मत देना, साथ देना, हौसला देना, ये अध्यात्म होता है ये। अब ऐसा थोड़ी है कि ईश्वर दिखता है और वो आकर कर आपको कहेगा शाबाश बेटा शाबाश मैं तेरे साथ हूं। ये एक विश्वास की शक्ति होती है। आप कभी भी देखिए युद्ध होता है, रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध देखिए आप, जो भी जैसे हमारे जितने भी राजपूत शासक हैं राजस्थान के, कोई भी युद्ध करते थे तो ऐसा थोड़ी है कि धीरे धीरे कहते थे। वो युद्ध के अंदर क्या कहते थे? जो भी उनके भगवान होते थे, जो भी माता होती थी, जैसे जय मां भवानी, हर हर महादेव, ये चीजें क्यों बोलते थे? पूरी सेना, एक व्यक्ति बोलता था हर हर महादेव, पूरी सेना बोलती थी हर हर महादेव। वो एक विश्वास है कि हमारे साथ कोई है, जय मां भवानी। क्यों बोलते थे? उनको पता है साहब हमारे साथ हमारी माता है तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आध्यात्मिक एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई उसको ईश्वर चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबका अपना एक विश्वास होता है, सबका अपना एक इष्ट देव होता है। तो ये स्वतंत्रता है। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर हनुमान जी को मानूं, तो कोई दूसरा सामने वाला ये आके मुझे नहीं कह सकता कि मैं तो भगवान कृष्ण को मानता हूं, आप क्यों हनुमान जी को मान रहे हो? या मैं जैसे भगवान कृष्ण को मानूं तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आप कृष्ण जी को, मेरे मन में है जिसको मानूं मैं। यह आध्यात्मिक रूप से हर व्यक्ति का एक आवश्यकता होती है कि उसको जीवन में ये उसकी मानसिक और उसकी आत्मिक संतुष्टि के लिए यह चीज होती है। और भौतिक रूप से भी विकास हो। भाई विकास, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो? कि भाई आपके जीवन में एक सरकारी नौकरी लग जाएगी, आप पूरी लाइफ टाइम फ्री हो, जब तक आप नौकरी से रिटायर हो गए आपका आराम से अपना जीवन चलेगा, घर चलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी। तो हर तरह से व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। अधिकार संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त होने वाली वे अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। अधिकार इस बात का प्रमाण भी है कि राज्य में व्यक्ति के महत्व और उसकी गरिमा को स्वीकार किया जाता है। हमारे संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो पहले 7 मूल अधिकार थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसे एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था और उसको एक लीगल, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आज की डेट में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। तो अधिकार क्या होते हैं? तो संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त होने वाली वे अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिससे व्यक्ति क्या कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके। यानी एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो उसे जीवन में अधिकार मिलने चाहिए
कौन से अधिकार? वे अधिकार जिनमें रह करके व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, वो होते हैं मूल अधिकार। और हमारे संविधान में नागरिकों जिनके लिए सुरक्षा लिए न्यायालय में शरण ली जा सकती है। अगर किसी के व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकता है। तो ये व्यक्ति का मूल अधिकार है। वरना अगर कोई और केस हो, अगर मान लीजिए आपका फोन किसी ने चुरा लिया, आपको किसी ने पीट दिया, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका नहीं लगा सकते। एक लीगल कार्रवाई के तहत जो कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, आप थाने में एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। एफआईआर लिखाने के बाद में आगे से आगे प्रोसेस होगा, वो किस थाना जो है वो किस कोर्ट के अधिकार में आता है, उस कोर्ट में आपका मामला जाएगा। वहां फिर तारीख पे तारीख, वो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो वहां जाकर के फिर आपकी तारीख पर तारीख होगी। तो ये चीजें, वो एक लीगल प्रोसेस चलेगा पूरा। जबकि इसके अंतर्गत जो है आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हो। एक एप्लीकेशन लगानी है, ये लो साहब, ये मेरे मूल अधिकार का हनन हो गया। इतनी पावर है मूल अधिकार की। हमारे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता से पूर्व हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही जीवन की सुरक्षा का अधिकार नहीं था। जनता को ब्रिटिश सरकार के जन विरोधी कार्यों और कानूनों का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लड़ी गई आजादी की लड़ाई इन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष की कहानी है। तो पहले जनता को कहां अधिकार था? अंग्रेजों ने नियम अपने लिए बनाए थे, वो क्यों मूल अधिकार देंगे भारतीयों को? वो तो जो अपने, जहां अंग्रेजों को लगता था नहीं नहीं हमारी सत्ता जा सकती है, वहां अंग्रेजों ने केवल दिखावे के लिए थोड़ा 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 दे दिया कि अच्छा ये लो, ये पकड़ो। जैसे वो बच्चा खुश होता है ना कि एक बार बच्चा रो रहा हो तो उसको क्या दे दो, टॉफी दे दो, तो बच्चा थोड़ी देर शांत हो जाता है। तुआ गर्म ज्यादा होने लगे तो एक बार पानी के छींटे मार दो, ये लो। जैसे दूध उफरने लगता है तो एक बार उस पर थोड़े से पानी के छींटे कर दो, और फू पे फू 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 करते हुए भागते हुए एक बार पानी के छींटे गिरे, वो एक बार दूध शांत हो जाएगा। तो अंग्रेज तो ये काम करते थे। वो किसी को मूल अधिकार क्यों देंगे? लेकिन 1947 में भारत जो है वो आजाद हुआ अंग्रेजों के अधिकार से, उसकी सत्ता से। तो फिर यहां जो लोग हैं उनको मूल अधिकार दिए गए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लड़ी गई आजादी की लड़ाई इन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष की कहानी है। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कई बार जेल भी जाना पड़ा था और हजारों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी थी। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो यहां जो नेहरू रिपोर्ट है, ये कौन से हैं? ये मोतीलाल नेहरू हैं यहां पर। तो ये अंग्रेजों ने जो है भारतीयों को किया था चैलेंज कि तुम अपना संविधान नहीं बना सकते, तुम्हारे में नहीं है क्षमता। तो फिर ये कुछ चीजें बनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू जी जाने माने वकील थे उस समय। तो इन्होंने, कौन है मोतीलाल नेहरू जी? जवाहरलाल नेहरू के पिता। तो उन्होंने जो तैयार किया एक ड्राफ्ट, तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन था। हमारे संविधान सभा ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव के अनुरूप इस संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और जीवन की सुरक्षा मौलिक अधिकारों पर निर्भर है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में सीधे शिकायत कर सकता है। मैंने अभी आपको जो ऊपर से मैं इतनी देर से चीज समझा रहा था, लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर नॉर्मल कोई भी, अगर आपके साथ मान लीजिए घटना हो, चोरी है, मारपीट है, संपत्ति पर कब्जा है, झगड़े हैं, विवाह संबंधी हैं, ये इस तरह के कोई भी विवाद हो, चाहे दीवानी मामले हो, चाहे फौजदारी मामले हो, चाहे सिविल मामला हो या कोई कोई क्रिमिनल मामला हो, आपको कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, वहां से वो पूरा अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे शिकायत कर सकते हो। आइए हम अब हमारे मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता लोकतंत्र का आधार है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के कानून के समक्ष समान माना गया है। अतः सभी को कानून का समान संरक्षण मिलता है। संविधान के अनुसार राज्य अर्थात जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समाज में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जैसे आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत।
तो आज के टाइम में भी जैसे मान लीजिए कई लोग छुआछूत वगैरह करते हैं, अगर उनकी शिकायत हो जाए तो कार्रवाई होती है उनपे। इस आधार अधिकार द्वारा सामाजिक उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया है। कईयों को जैसे उपाधियां वगैरह पहले अंग्रेज वगैरह दिए करते थे, इस तरह से कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। सरकार के लिए जो है उसको इजाजत लेनी पड़ती है। आर्मी वालों का अलग है, आप उनको हर चीज से ऐसे मत सोचना, लेकिन जैसे उपाधियां होती है कोई भी तो इस तरह से ना तो दी जा सकती है, ना इस तरह से कोई उपाधि का प्रयोग कर सकता है। उसके लिए एक सिस्टम है, फिर वो सरकार की पहले इजाजत लेनी होती है, उसके बाद में केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियां दी जाती रहेगी। मैंने अभी ऊपर आपको आर्मी का एक एग्जाम्पल दिया था, वो ये नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है। और शिक्षा और सेना के क्षेत्र में जो आपने स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियां हैं, जैसे कर्नल है, मेजर है, ब्रिगेडियर। वो एक फिल्म आई थी तिरंगा, उसमें राजकुमार का क्या रोल था, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। तो वो आप उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियां हैं। तो ये आर्मी और एजुकेशन वाली ये उपाधियां अलग है, आप इनको उन उपाधियों में नहीं कर सकते कि साहब सारी उपाधियां हैं। अब आज आपको कोई मान लीजिए कोई सरकार है और वो नाइटहुड की उपाधि, बाहर की कोई सरकार है फॉरेन की, और आज आपको नाइटहुड की कोई उपाधि देता है, तो आप नाइटहुड की उपाधि डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते, आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर साथ साथ में उस नाइटहुड की उपाधि को लेकर के नहीं घूम सकते कि देखो मेरे नाम के साथ नाइटहुड नाइटहुड नाइटहुड, ऐसे नहीं हो सकता। वो तो ये जो कहना चाह रहा है वो तो समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी समान है, किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म है तो तुमको ये सुविधा मिलेगी, तुम्हारा ये धर्म है तो तुमको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये नहीं हो सकता। नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के स्थान पर, लिंग से मतलब है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी आदमी मेल या फीमेल। तो ऐसा नहीं है कि जो मेल है उसको लाभ ज्यादा मिलेगा या फीमेल को कम मिलेगा, या फीमेल को ज्यादा लाभ मिलेगा, भेदभाव किया जाएगा, और मेल है उसके साथ भेदभाव होगा। कई जगह यह भी होता है, कई जगह उल्टा होता है कि जो फीमेल है उनको ज्यादा लाभ मिलता है कहीं, और जो पुरुष है उनको लाभ नहीं मिलता। ये दोनों स्तर पे जो भी भेदभाव है ये कभी भी नहीं होना चाहिए लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र का रहने वाला है, वो जन्म के आधार पर भेदभाव होता हो कि ये तो इधर का रहने वाला है, तो यह भेदभाव नहीं हो सकता। सबको समानता का अधिकार है। तो पहला कौन सा है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को विविध प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभी जैसे अभी विवाद भी बहुत चल रहा है, एक वो एक्ट्रेस है, वो क्या नाम है, वो एक एक्ट्रेस है कंगना, वो महाराष्ट्र सरकार के साथ में है। जब सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी तब से कंगना जो राणावत है वो इसके सपोर्ट में थी सुशांत सिंह के, कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है ये महाराष्ट्र सरकार का कोई वो था, कोई संजय राउत करके, उसने कमेंट कर दिया। उसके बाद से फिर वो डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से झगड़ा हो गया, तो सरकार ने उसका ऑफिस वगैरह है वो तुड़वा दिया। अब ये मीडिया वाले आज यही चीज दिखा रहे हैं, लेकिन वो मैं आपको चीज यहां क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि किसने क्या बोला किसने क्या किया। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बार बार जो ये एक्ट्रेस है ये एक ही बात कह रही है कि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका हनन किया जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि नहीं तुम ऐसे नहीं बोल सकती, कि मैं क्यों नहीं बोल सकती, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और मैंने जो बोला है और जिस संदर्भ में बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार अगर कोई सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो सरकार की आलोचना करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको दिया गया है। मीडिया जो है चौथा स्तंभ, ये बात अलग है कि आज मीडिया की भूमिका बिल्कुल ही बदल चुकी है। मीडिया की जो भूमिका सही वास्तव में हुआ करती थी वो आज मीडिया अपनी भूमिका को नहीं निभा रहा। तो मीडिया का काम यह है कि सरकार की आलोचना करे, सही नीतियां हो उनकी तारीफ करे, और जहां लगता है कि नहीं आलोचना करनी चाहिए वहां बिल्कुल आलोचना करनी चाहिए। शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी सम्मेलन या सभा कर सकते हो। अब कई बार देखिए, आज भी कई बार करते हैं, कई बार मान लीजिए कोई विद्यार्थी किसी चीज की मांग कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक कहीं बैठे हैं, तो अचानक पुलिस आती है, डंडे वंडे मारने लग जाते हैं, भगा देते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं। तो उसके लिए भी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करना होता है तो उसके पहले एक सरकार से इजाजत लेनी होती है। आप इजाजत लेने के बाद में अगर बैठे हो और फिर अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो वो डायरेक्ट यही कहते हैं कि ये हमारे मूल अधिकारों का हनन है। आप कभी भी इन चीजों को ध्यान से सुना कीजिए
कि साहब शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हम तो कोई किसी का ऐसा तो नहीं है कि जाकर के ये बोल रहे हैं कि हम काट देंगे और मार देंगे और फाड़ देंगे, वो सनी देओल की तरह वो सातों भाइयों को 7 बार मारूंगा और 7 7 मारूंगा और उखाड़ दूंगा और फाड़ दूंगा और फेंक दूंगा और ऐसे तो नहीं कर रहे भाई। शांति से बैठे हुए एकदम, जैसे अमोल पालेकर, मेरे पिताजी ये कहते थे, मेरे पिताजी ये कहते थे, बड़ा प्यार से बोलता है वो। तो भाई हम तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से? ये चीज है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता लोग बनाते ही हैं, चाहे वो सांस्कृतिक आधार पे हो, कई अलग अलग, कोई भी, कभी कोई सा बना लेते हैं, दल बना लेते हैं, कभी कोई सी सेना बना लेते हैं। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने राजनीतिक आधार पे हो, चाहे सामाजिक आधार पे हो, चाहे वो सांस्कृतिक या आर्थिक जो है, वो कोई भी अपना संगठन या संघ बनाने की सबको स्वतंत्रता है। तो और भारत के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों संगठन हैं, संघ हैं, तो लोग बनाते हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता है कि आप अपना बना सकते हैं। भारत में अबाध भ्रमण और निवास करने की स्वतंत्रता, आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, आपका मन करे वहां जाओ, चाहे समुद्र के किनारे जाओ, चाहे पहाड़ियों पे जाओ, चाहे पर्वत पे जाओ, या जैसलमेर में सम के धोरों में जाके और वहां आराम से बैठो शाम को, आपका मन करे वहां जाओ, कहीं भी रहो, कोई रोक टोक नहीं। आप पर हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, आपको भारत का संविधान ये हक देता है, अधिकार देता है कि आप कहीं भी जाके निवास कर सकते हो। व्यापार, व्यवसाय और रोजगार करने की स्वतंत्रता, आपको यह अधिकार है कि आप कोई भी व्यापार, व्यवसाय या रोजगार करने की स्वतंत्रता है। अब इसका मतलब है आप ये मत समझ लेना कि साहब मैं तो आज से बम बनाऊंगा मैं और बम बड़ा बना के बेचूंगा, नहीं कर सकते। ये अधिकार हैं, लेकिन उसके साथ लिमिटेशन भी है और कर्तव्य भी हैं। आप किसी को बिना हार्म किए हुए, बिना नुकसान किए हुए अपना कोई भी व्यापार करो, कोई भी व्यवसाय करो, कोई भी रोजगार अपनाओ, कोई आपको नहीं रोक रहा है। हिम्मत चाहिए करने के लिए भाई। आप कोई भी रोजगार वगैरह भी करेगा व्यक्ति, तो उसके लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। तो आपको स्वतंत्रता है, ये कुछ भी करो। व्यक्ति को अपने जीवन रक्षा और बचाव करने की कानूनी स्वतंत्रता, तो व्यक्ति को है वो अपने जीवन को रक्षा करने का और बचाव करने की भी स्वतंत्रता है। कभी कोई भी मान लीजिए समस्या आती है, या कभी कोई भी जैसे मान लीजिए कोई किसी पर केस हुआ, तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि इतने इतने घंटे में उसको किसी न्यायाधीश के सामने या कोई भी एसडीएम होगा उसके सामने पेश किया जाएगा। या कई बार जैसे एक महिला है या कोई बच्चा है या पुरुष है, किसी को कोई है, उसको क्या नहीं, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, किसी को कुछ नहीं किया जा सकता, उसको इतने ज्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता थाने में। तो व्यक्ति को और वकील करने का अधिकार है उसको, कि आप कोई भी व्यक्ति का मान लीजिए कोई भी आरोप लगता है, तो उसको अपना वकील करने का अधिकार है जो उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी रक्षा करे। और कई बार किसी को नहीं मिलता तो सरकार उसको उपलब्ध करवाती। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कर दिया गया है। वही जो मैं आपको 21 क में बता रहा था, तो उसमें जो 86वां संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट, उसमें 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। अब मैं कह रहा था आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का कानूनी अधिकार है। ये मूल कर्तव्य में भी आता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन है बच्चे के, उनका मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को ये शिक्षा दें। तो ये पेरेंट्स का मूल कर्तव्य है, गार्जियन, अभिभावक का। और बच्चों का ये अधिकार है कि उनको ये शिक्षा मिले। और नीति निर्देशक तत्वों में भी है कि सरकार जो है उसका ये दायित्व है कि आप जो है, सरकार का एक नीति निर्देशक, एक डायरेक्टर जो है, प्रिंसिपल, उनको जो निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है इस तरह से ये व्यवस्था करें कि हर बच्चे को ये शिक्षा मिले। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर इसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान में सामाजिक असमानता, दासता और बेगारी से मुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत मानव व्यापार यानी स्त्री पुरुषों का क्रय विक्रय, जबरदस्ती किसी से काम लेना, बेगार लेना एवं 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। तो जैसे आप देखते हैं कई बार किसी से मानव व्यापार होता है, आज भी खरीद फरोख्त बहुत होती है। कई बार पुरुषों को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, महिलाओं का व्यापार होता है, महिलाओं को बेचा जाता है, यहां से दूसरे देशों में भेजी जाती है, दूसरे देशों से यहां भेज देते हैं। आप ये न्यूज़पेपर में
आती है चीजें, पढ़ते ही हैं आप। तो ये अपराध है, और तो दंडनीय अपराध है ये। जबरदस्ती किसी से काम लेना, बेकार लेना, आप कोई काम करने का इच्छुक नहीं है फिर भी जबरदस्ती उससे काम करवाए जाओ, बेकार। किसी से काम करवा लो और उसको पैसे मत दो, ये बेकार होती है। कि किसी व्यक्ति से काम करवा लेना और उसका मेहनताना उसको नहीं देना। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। यानी जहां बच्चे को कुछ ऐसी फैक्ट्री, मशीनें वगैरह या कुछ ऐसा निर्माण कार्य जो बारूद या जैसे ये होते हैं पटाखा वगैरह, तो 14 साल से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, वो दंडनीय अपराध है। हालांकि जो लगाते हैं वो लगाते हैं, और पुलिस छापा भी मारती है और कई बार पकड़ती भी है। तो यह है, तो शोषण जो है वो उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है आपको, कि इस तरह से अगर किसी का शोषण हो तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। सभी धर्म और संप्रदायों को अपनी संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के विकास के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं है, वह सभी धर्मों या पंथों को बराबर सम्मान देता है। इसमें मेन चीज ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो है, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी हर व्यक्ति को अपना कोई भी धर्म, कोई भी पंथ मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की और उसका प्रचार करने का उसको समान अधिकार है। और सरकारी विद्यालय जो है, राजकीय शिक्षण संस्थान, उनमें किसी को पर्टिकुलर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और ना ही कोई विशिष्ट धर्म या संप्रदाय जो है उनके डेवलपमेंट के लिए कोई कर देने के लिए जो है वो बाध्य किया जा सकता है। आप देखते हैं कि ये जो चीजें हैं धार्मिकता से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वहां टैक्स से छूट होती है, ज्यादातर आपको कर वर नहीं देना पड़ता। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं धर्म को लेकर के। आप कोई भी पंथ मान सकते हैं, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के साथ उनके संवर्धन के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनकी देखभाल करने का अधिकार भी दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक में कौन आते हैं, जिनकी संख्या कम हो, तो वो अल्पसंख्यकों में माने जाते हैं। तो कि उनकी भाषा और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होता है, वो शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनकी देखभाल करने का अधिकार भी उनको दिया जाता है। तो यह है कि वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी उसको बनाए रखने का अधिकार, तो ये संस्कृति और शिक्षा के अंतर्गत आता है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक व्यर्थ है जब तक कि उसे प्रभावी बनाने का कोई साधन न दिया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको अधिकार तो दे दिए, अब अगर मान लीजिए अधिकार का हनन हो गया तो आप करोगे क्या? आप तो कह दोगे साहब हमें संविधान यह अधिकार देता है, अब उसका उल्लंघन कर दिया, तो आप करोगे क्या? कैसे अपने अधिकार को प्राप्त करोगे? उसके लिए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संविधान में पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 आता है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो घोषणा तब तक व्यर्थ है जब तक कि उसे प्रभावी बनाने कोई साधन न दिया जाए। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने का एक साधन है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया गया है। जब नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उनके उपयोग में बाधा आती है, तो वे इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप मान लीजिए मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों यानी आपातकाल में इन मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित भी किया जा सकता है। इनमें जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि कई बार आपातकाल हो, कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हो देश की कि देश संकट में हो, तो उस समय कुछ मौलिक अधिकारों को जो है वो सीमित किया जा सकता है या एक बार स्टॉप किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। तो ये आपके होते हैं मूल अधिकार। 6 मूल अधिकार हैं। कई बार वो आपसे नाम लेकर के भी पूछता है और कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है।
अब देखिएगा, मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, तो मूल अधिकारों के साथ में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति के मूल कर्तव्य भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अधिकार को लेकर के तो रहे सजग कि ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, लेकिन उसके साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। जैसे वन, नदी, जल इत्यादि हमारे समाज की प्राकृतिक धरोहर हैं, हमें उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करना हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो उनके अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें। ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार में तो दिया ही गया है, इसके साथ ही मौलिक कर्तव्य के अंदर भी दिया गया है उसको। तो इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। तो हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे शुरू में, और उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य है वो शिक्षा वाला जोड़ा गया है, जो अभिभावकों वाला लाइन है ये। तो ये 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था एक बार कि मूल कर्तव्य याद करने की ट्रिक, कि उसके बाद आप मूल कर्तव्य कभी नहीं भूलोगे। तो वो वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं भी देखा है तो मैं यहां आज आपको साथ में वो जो जिस तरीके से मैंने याद करवाया है उस वीडियो में मैं यहां आपको बता देता हूं। तो कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं? सबसे पहला है, देखिए ABCD तो आपको आती होगी, ABCDEFGHI, आगे और आएगा 9 के बाद में 10, 11 J और K। सबसे पहले A, तो ये मैंने याद करवाने की ट्रिक है, ABCD के माध्यम से ही आपको ये सब याद आ जाएगा एग्जाम में कौन सा है। संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो कौन सी इसमें मेन चीजें हैं? राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, और ये चीजें हैं मेन। ए से एंथम, तो एंथम क्या होता है? तो एंथम का क्या मतलब होता है? गान। हम कहते हैं कि नेशनल एंथम क्या है, तो एक बेसिक सा टर्म है कि एंथम माना होता है गान, यानी राष्ट्रगान क्या है। तो एंथम, ए से एंथम, तो एंथम आते ही यानी राष्ट्रगान, और जब राष्ट्रगान याद आएगा तो उसके साथ राष्ट्र ध्वज, ये चीजें भी आ जाएगी। तो राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज जो हैं इनका हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब बी से क्या याद रखना है? भगत सिंह। अब भगत सिंह का नाम आप जानते हैं कि भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि देश को आजाद कराने में उनका महत्वपूर्ण रोल था। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन तो उनमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बी से भगत सिंह, तो भगत सिंह की मुख्य भूमिका क्या थी राष्ट्रीय आंदोलन में? तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, तो इनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये हो गया। सी से, हालांकि एस से होता है सोवर्निटी, और तो सोवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता, लेकिन सी से सोवर्निटी याद कर लेना, हालांकि सोवर्निटी की स्पेलिंग एस से शुरू होती है, फिर भी सी से याद कर लेना। साथ साथ, साथ साथ से मतलब एकता। सी से साथ साथ, सी से साथ साथ यानी एकता और अखंडता, और सी से सोवर्निटी यानी संप्रभुता। तो सी से चाहिए आप सी यानी सह कर लो, इसको सी को सह लिख लो। साथ साथ यानी एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, और सोवर्निटी यानी संप्रभुता, तो इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इससे अक्षुण्ण बनाए रखा जाना चाहिए। इसके बाद में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो डी से आपको ध्यान में रखना है डिफेंस। डी से मतलब डिफेंस। डिफेंस क्या होता है? रक्षा करना। डिफेंस का मतलब ही होता है रक्षा। डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आज अगर मान लीजिए देश ये कहता है कि चाइना से युद्ध होगा और आज हमें सैनिकों की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर बैठ जाएं अंदर छिपकर कि नहीं 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 हम क्यों जाएं, हम मर जाएंगे, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मैंने रीट का मैं भर्ती का एग्जाम दे रहा हूं, अभी तो मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ।
भाई जब सरकार आपसे देश आह्वान कर रहा है कि आपकी देश को आवश्यकता है, तो आपको देश की रक्षा के लिए जाना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ए बी सी डी ई। ई से इक्विटी, इक्वलिटी या इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? समानता। आपने पढ़ा है ऊपर समानता का अधिकार। तो इक्विटी का अधिकार जो है यानी समानता का अधिकार होना चाहिए। तो समानता से याद कर लेना, समान भ्रातृत्व भावना। भाई सभी के साथ में मिलजुल के रहें, आपस में प्रेम की भावना हो, हर धर्म के लिए, सबके लिए समान होना चाहिए, पंथ, भाषा या प्रदेश या वर्ग के आधारित भेदभाव से परे होना चाहिए। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। यानी जो प्रथाएं महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, कई प्रथाएं आज भी है, जो बहुत सी प्रथाएं हैं जो पिछड़े इलाके हैं, कई बार कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी वहां वो चीजें विद्यमान है। अब जैसे महिलाओं को डाकण घोषित कर दिया जाता है कई जगह आप देख देते हैं कि महिलाओं को डाकण घोषित कर दिया, उसके बाद उन्हें पेड़ से बांध देते हैं और सारे गांव वाले मिलकर के उसको पत्थर तब तक मारते हैं जब तक कि वो महिला मर नहीं जाती। ये आज भी होता है, आज भी। तो कितनी, ये तो एक प्रथा मैंने आपको बताई है, ना जाने कितनी ही प्रथाएं ऐसी है जो इस तरह से होती हैं। और कभी भी आप देख लेना, पैसे वाले घर वाले या जो अमीर घराने होते हैं उनमें ये प्रथाएं आपको नहीं, ये डाकण प्रथा कोई घोषित नहीं करेगा। लेकिन कोई गरीब लाचार महिला है या गांव के कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनकी कोई गलत मांग उसने स्वीकार नहीं की, गरीब महिला है, तो क्या करेंगे? उसको डाकण घोषित करवा के इस तरह से मरवा देंगे। तो ये चीजें तो बहुत होती है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी ऐसी गौरवशाली परंपराएं, जो हमारी पहचान है, अच्छी परंपराएं, बुरी परंपराएं नहीं। तो ए बी सी डी ई एफ। एफ से ध्यान रख लीजिएगा, एफ से फादर। तो फादर जो पिताजी हैं, तो इस तरह से याद रख लेना कि पिताजी कहते हैं कि हमारे घर की यही परंपरा है और तुम्हें भी इस परंपरा को निभाना है। तो पिताजी, पिताजी से याद करना परंपरा। पिताजी कहते हैं कि इस परंपरा को तुम भी निभाओ, मेरे पिताजी ने निभाई, उनके पिताजी ने निभाई, अब तुम भी इस परंपरा को निभाओ। जैसे एक फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, तो उसमें जो शाहरुख खान होता है वो अपनी इच्छा से एक कोई हीरोइन होती है उसको पसंद करता है और उसके पिताजी किसी और को पसंद किए होते हैं। पिताजी यानी अमिताभ बच्चन जो है, तो वो क्या कहते हैं जब वो शाहरुख खान कहता है कि नहीं नहीं मैं इसको पसंद करता हूं, तो उसके पिताजी क्या कहते हैं? हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरे जो परदादाजी थे उन्होंने मेरे दादाजी के लिए जो है उन्होंने रिश्ता किया, मेरे पिताजी के लिए जो किसने किया? मेरे दादाजी ने किया, मेरे लिए मेरे पिताजी ने रिश्ता फाइनल किया। तो यही हमारे घर की और हमारे खानदान की परंपरा है और यही बनी रहेगी। तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम अपनी इच्छा से कोई विवाह करो। तो ऐसे करके जो था, तो वो फिर आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं कि वो एक परंपरा के रूप में उसको ले रहे हैं। तो पिताजी से परंपरा याद कर लेना, ए बी सी डी ई एफ जी। तो जी से क्या होता है? ग्रीनरी, हरा हरा, प्राकृतिक पर्यावरण, इसकी रक्षा करें। वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं कि रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब आप वन में मान लीजिए घूमने के लिए गए, झील है, तो नदी है, वन्य जीव हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको जाकर के गंदा करो। आप झील के अंदर क्या फेंक रहे हो? कचरा फेंक रहे हो। वन है, उसको खराब कर रहे हो, वन को काट रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, पर्यावरण को। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब कुछ लोग आप देखते हो कई बार जानवरों के प्रति कितनी बुरी तरह पेश आते हैं, या जैसे कुत्ता सो रहा है बेचारा, लेटा हुआ है आराम से, चलते हुए उसके लात मार देंगे, उसके पत्थर मार देंगे। बंदर बैठा है, उसको जानबूझ के छेड़ेंगे। कई बार आप अजीब हरकतें करते हो, कई बार इस तरह के लोग जो हैं कई अजीब हरकतें करते हैं, ये आपने देखा होगा कई बार। जैसे कोई मान लीजिए फ्रूट है, कोई बड़ा फल है और उसके अंदर उन्होंने डाल दिया पटाखा,
और बेचारा ये तो जीव है, बंदर है, उसको भूख लगी है, उसने वो पटाखा, वो जो ही फ्रूट खाएगा वो पटाखा फट जाएगा उसका मुंह में, खून से मुंह भर जाएगा, हंसी उड़ाएंगे। तो इस तरह के जो, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को शूट आउट करना चाहिए। ये जो इस तरह की चीजें जब मैं सोसाइटी में देखता हूं तो ये इनको सजा के लिए प्रावधान है, कानून में ले जाओ और कानून तय करेगा। उसको पकड़ा, उसको जब पकड़ा, कानून ने भी पकड़ा, तो उसको, इनको खत्म करो, साफ। कचरा जो होता है उसको साफ किया जाता है, उसको प्यार मोहब्बत से संवारा नहीं जाता, उसको कचरे को साफ किया जाता है। साफ करो, चुन चुन के शूट आउट करो ऐसों को। ये समाज में केवल एक नासूर हैं जो इस तरह से करेंगे। कोई महिला के साथ भी कभी अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे ये, और बाहर छोड़ो, घर में भी किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। ना अपना माता से इनको बोलने का लहजा होगा, ना बहन के साथ में होगा, ना किसी बाहर की किसी महिला का कभी आदर करेंगे, ना कभी किसी का सम्मान करेंगे। जानवरों को परेशान करेंगे, इंसानों को परेशान करेंगे। दो चार इनके जैसे जो मूर्ख होंगे, गधे, वो एक जैसे मिलके रहते हैं। तो इनको शूट आउट करो ना, इनको साफ करो ट्रक के नीचे लाके। इस तरह की गंदगी को साफ किया जाना चाहिए सोसाइटी से, इस देश से। जब तक कठोर कानून नहीं होंगे, जब तक कठोरता से ऐसों को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक ये कचरा यूं ही रहेगा। और सही जो लोग हैं, बेचारे जानवर हैं, ये हमेशा ऐसों से परेशान रहेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब जो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपने चाणक्य महानतम गुरु में माने जाते हैं, और चाणक्य ने इतना बड़ा विशाल मौर्य साम्राज्य जो खड़ा कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को सब कुछ सिखाया, उसको पढ़ाया लिखाया। तो चाणक्य की नीतियां तो थी, और चाणक्य कभी भी इस तरह की चीजों में समझौता नहीं करते थे। देशद्रोह है तो उसके लिए डायरेक्ट फांसी, कोई इतने दंड बता रखे हैं इन्होंने। पूरी नीति है चाणक्य की, किस किस अपराध के लिए कौन सा दंड है। तो जब तक आप हार्डली नियम स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करेंगे, तब तक समाज में कचरा यूं ही फैला रहेगा, और हमारे आसपास ये यूं ही फैला पड़ा है। सबके आसपास आपको ये कचरा इस तरह का दिखेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच से याद कर लेना ह्यूमन, ह्यूमनिज्म। एच से ह्यूमन, ह्यूमन माना आदमी, मानव, तो मानववाद। और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो मानववाद यानी मानव के लिए वाद, वाद का मतलब सिद्धांत, और सिद्धांत किस में है? वैज्ञानिक के अंदर सिद्धांत होते हैं, विज्ञान में। तो इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण याद कर लेना। देखिए, मूल कर्तव्य में बाकी तो लोग सही कर देते हैं, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कई बार गलत कर देते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण थोड़ी आएगा। ये है इसमें, और देख लीजिएगा, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कोई भी चीज है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई से क्या याद करना है? इनकम। इनकम माना क्या होता है? संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो आप कई बार देखते हैं कोई भी विवाद होता है, लोग सबसे पहले जाकर के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। बसों को आग लगा देंगे, ट्रेन को आग लगा देंगे, ऑफिस को तोड़फोड़ कर देंगे। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि अगर कोई ऐसा करता है, उनकी पहचान उजागर करके और उन लोगों से ही वसूलना चाहिए। ये वो लोग होते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान वही पहुंचाते हैं जो सरकार में जिंदगी को एक पैसा टैक्स का नहीं देते। एक रुपया जब मेहनत का जेब से निकलेगा, तो वो व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसको पता है कि ये मेरे पैसों से ही ये चीजें बन रही है। जो सरकार ये लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाती है, पैसा है किसका? एक रुपया कोई भी पॉलिटिशियन कभी अपनी नेता से खर्च नहीं करेगा अपनी जेब से। किसका पैसा है? जनता का पैसा है, जो सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार उन्हीं पैसों से सड़कें बनाती है, योजनाएं चलाती है, कई को फ्री योजनाएं चलाती है। लोगों को तो फ्री मिल रही है, तो सरकार अपनी मर्जी से फ्री या अपनी जेब से दे रही है? अपनी जेब से नहीं दे रही, किसी और की मेहनत का पैसा है वो, जो सरकार फ्री बांटती है। कई बार हम इतना पैसा फ्री बांट देंगे और हम इतना पैसा फ्री बांटेंगे, वो फ्री पैसा आएगा कहां से? किसी और की मेहनत का पैसा है वो। तो जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहें। इसके बाद में 10वां क्या है?
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। तो 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? ABCDEFGHI जे। जे आएगा 10 नंबर पे। जे से याद रख लेना जॉइंट। जॉइंट माने सामूहिक। तो जे से जॉइंट, जॉइंट से सामूहिक गतिविधियां, सामूहिक के साथ व्यक्तिगत भी याद रख लेना। एक दो एक एक कीवर्ड आपके निकल के आ जाएंगे तो उससे आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर मतलब आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सकें। तो यानी मिलजुल के आपको प्रयास करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से आप प्रयास करें तो करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा खुद का प्रयास है, ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, इतना समय लगता है क्यों? क्या कारण है इसका? कि जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं उनका दिमाग खुले, एक अच्छी उनकी सोच विकसित हो और भविष्य में वो अच्छे शिक्षक बने। केवल वैसे शिक्षक नहीं बने कि एक बार नौकरी लग गई बस उसके बाद तो टाइम पास करें, इस तरह के शिक्षक कभी नहीं बने। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें। तो एक शिक्षक बहुत बड़ा होता है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। इसी शिक्षक से पढ़ के ही कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई पीएम बनेगा, इसी शिक्षक से ही पढ़ के। तो शिक्षक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। वो कहते हैं कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, निर्माण और प्रलय दोनों उसकी गोद में बसते हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यह रहता है कि जो भी यहाँ सिलेक्टेड हो, स्टूडेंट हो, यहाँ से पढ़ते हो, कुछ भी सीखे हो, तो वो जीवन में एक बेहतरीन व्यक्तित्व बने। कई बार कुछ पढ़ते हैं और मान लीजिए नौकरी भी लग गई, लेकिन वो अपनी विचारधारा में कभी परिवर्तन नहीं करते। वो पहले भी गधे थे, वो बनने के बाद भी गधे हैं और वो हमेशा गधे रहेंगे जब तक जिएंगे। वो ये सोच नहीं चाहिए, और ना मैं इस तरह की सोच की कभी बात करता हूं। मैं वही कहता हूं जो मुझे मेरे विवेक के अनुसार सही लगता है, फिर वो चाहे हजारों लाखों लोगों को बुरा लगे तो लगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छे शिक्षक तैयार हों, खुली विचारधारा के, एक अच्छी सोच के हों। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक और संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो 11वां अक्षर होता है के से याद रख लेना क ख गड़े। तो के से क ख गड़े तो याद रह जाएगा बच्चों को। तो मूल कर्तव्य ये किसका है? अभिभावक का है। अभिभावक के अंदर सब आ जाते हैं। अभिभावक में उसके संरक्षक हो, चाहे प्रतिपालक या पेरेंट्स, गार्जियन, वो सब अभिभावक में आते हैं। तो उनका कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है? शिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, तो उनके कुछ कर्तव्यों का पालन करके एक जिम्मेदार नागरिक बनने की अपेक्षा भी करता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये वो चैप्टर हैं जिनमें से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता है और आगे भी आएगा। फिर शब्दावली है अधिकार, वे आवश्यकताएं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक और कानूनी रूप से आवश्यक हो। तो अधिकार जो है ये आपका अधिकार है। आप देखते हैं कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों का बाल विवाह जो है वो पहले फिक्स कर देते हैं। बाल विवाह मतलब जैसे बचपन में किसी का विवाह कर दिया और गोना उसका अब तक हुआ नहीं। अब मान लीजिए लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ते पढ़ते अपनी 18-20 साल की, जो ही बालिग हुई, 18-20 साल की उम्र होगी, पढ़ाई चल रही है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उधर जो है लड़का क्या कर रहा है? बड़ा होके लड़का क्या निकलेगा? एक नंबर का निकम्मा है, आवारा है, लफंगा है, केवल घूमता है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता। अब पिताजी कह रहे हैं साहब अब लड़की को भेजेंगे, और उधर वो भी कह रहे हैं साहब अब लड़की को भेजो। लड़का भी बड़ा हो गया, लड़की भी बड़ी हो गई। लड़की ये चाहती है मैं पढ़ूं, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, अपना जीवन संवारना चाहती है, लेकिन माता पिता जो है उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको तो वो क्या चाहिए? समाज का है कि नहीं नहीं समाज हमको बुरा बताएगा। तो इसलिए क्या करते हैं? वो जबरदस्ती उसको भेजने का प्रयास करते हैं। तब फिर जैसे कई बार आप जानते हो कि लड़कियां कई बार पुलिस में जो कभी एसडीएम को फोन करती है, कभी कलेक्टर को फोन करती है, कभी अपना वीडियो बना करके डालती है सोशल मीडिया पे कि हमें जो है इस तरह से बात है और हमें बचाया जाए, हमारे जीवन में हम कुछ बनना चाहते हैं लेकिन हमारे इस तरह से घर वाले ही नहीं करने दे रहे।
तो ये चीजें ये होती है, तो ये उनका अधिकार है। फिर सरकार जो है उस चीज को रुकवाती है कि नहीं, बाल विवाह तो बाल विवाह भी हो जाए वो भी मान्य नहीं है। बाल विवाह भी अगर किसी का हो जाता है बचपन में तो वो कोई मान्य नहीं है, वो उसको अवैध घोषित करवाए, वो अवैध है, मतलब शुरू से ही इनवैलिड है वो। भाई जब लॉ पढ़ते हैं, एलएलबी जो करते हैं लोग, लॉ के अंदर एक बुक आती है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक होता है कि जो शुरू से ही शून्य है, ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरू से ही शून्य है। भाई बाल विवाह क्या अपराध नहीं है, क्या अपराध है, ये आप भी जानते हो, तो वो शुरू से ही अपराध है, वो बाद में अपराध नहीं बना है। तो उसमें भी मैं सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट देखता हूं और युवाओं के कमेंट भी देखता हूं, जो कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तो मतलब पाल पोस के बड़ा कर दिया तो अब कहां फेंक दो, कुएं में फेंक दो फिर। तो युवा पीढ़ी की सोच भी इतनी घटिया है, मुझे हैरानी होती है ये कैसे बड़े हुए हैं और किस माहौल में बड़े हुए हैं, कहीं सड़क पर पले बड़े हैं या कहां बड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है युवाओं की सोच को भी लेकर के। और ये वही हैं जो आवारा टाइप के होते हैं, जो किसी की रेस्पेक्ट जिंदगी में कर नहीं सकते, और इस तरह की संख्या 70 से 80% हर जगह ऐसे ही हैं। ये केवल टाइम पास कर रहे हैं, धरती के लिए बोझ हैं। तो सही विकल्प को चुनिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। उल्लंघन होने पर शरण लेने का अधिकार है, कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है ये? 32। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है समानता वाला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, तो बी हो जाएगा इसका। तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और अभी के जो चैप्टर चल रहे हैं ये आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ये और डिटेल में भी आएंगे, और इनमें भी अच्छा खासा इन्होंने डिटेल में दे रखा है। रीट के एग्जाम वालों के लिए तो बहुत कुछ है इनमें, बाकी सब एग्जाम के लिए तो है ही है। आपकी एक नींव तैयार करने का काम मूल करते हुए आप 11 के 11 लिख रखे हैं इन्होंने, और यही मूल करते हुए पूछेगा, इन्हीं में से पूछेगा। वही 6 मूल अधिकार हैं। बस थोड़ा सा आगे डिटेल में आप पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल भी पूछता है, वो क्या आर्टिकल 14 में क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है। फिर जो ये फ्रीडम वाले हैं 19 क्या है, 20 क्या है, 21 क्या है, 22 क्या है। फिर वो शोषण वाले आ जाएंगे, 23 क्या है, 24 क्या है। फिर वो 25 26 वो आगे और आ जाएंगे। तो बहुत कुछ है इनमें पढ़ने के लिए, तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ यहाँ पे लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा संदेह थोड़ा सा रहता है कि मैं शुरुआत तो करता हूँ तो उस टाइम तो सब हाँ बोलते हैं कि वाह सर बहुत बढ़िया सर, शुरू करो शुरू करो शुरू करो। 4 दिन के अंदर बैठे मैदान छोड़ जाते हैं। अब उसको मैं बीच में भी बंद कर दूं तो भी वो चीज गलत है यार, शुरू करके क्यों, कुछ विद्यार्थी फिर कंटिन्यू पढ़ते हैं और समय भी बहुत लगता है। तो करना तो मैं यहाँ और भी बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, फिर वो वही चीज है कि फिर बीच में समय इतना लगेगा। और तो ये चीजें हैं। तो अभी तो ये चल रही है आरबीएससी की किताबें, और आपको ज्यादा समय नहीं है। 9th और 10th में कोई बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है महत्वपूर्ण वो बहुत, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, वो 3 3 4 4 चैप्टर हैं। तो अभी जल्दी आपकी अगले 10 12 दिन के 15 दिन के अंदर आपकी पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।